सुप्रभात। फिलीपींस के ब्लैंक शहर से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ गलती से पहुँच गया हूँ। ये कौन सा शहर है? क्या मामला है? मुझे कुछ पता नहीं। मैंने तो बस में बैठा था सोचकर कि मैं किसी और शहर जा रहा हूँ। और क्या तुम बस में सो गए थे? बस 8 घंटे चली और आखिरी जगह जहाँ वह रुकी वहाँ मुझे जगा दिया गया। अब मैं किसी और शहर में हूँ और यहाँ मुझे कुछ भी नहीं पता। तो बस तुमने सोने के लिए कोई जगह किराए पर ले ली? मैंने कहा कि अब मैं उस शहर वापस नहीं जाऊँगा जहाँ शुरू में जाना था, लेकिन अब मैं इस शहर को ही एक्सप्लोर करूँगा। मैं लगभग 2 दिन यहाँ रुकूंगा और देखूंगा कि यह शहर कैसा है। देखते हैं क्या है, शायद ये अच्छी निकले, पता नहीं। यहाँ एक कैफ़े है तो मैं अंदर गया और कॉफ़ी ली और मैं स्थानीय लोगों से पूछूंगा कि यहाँ की सबसे अच्छी जगह कौन सी है और फिर इंशाल्लाह मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो इस शहर में प्रकृति और पहाड़ हैं। यहाँ से साफ दिखता है कि पहाड़ हरे भरे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे बहुत दूर हैं या नहीं। ये जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है, गांव जैसी लगती है, शहर जैसी नहीं। ये वही ऑन ऑर्डर है जो मैंने किया था। मैंने चीज़ केक और डबल एस्प्रेसो मंगवाया। अगर देखा जाए तो सऊदी रियाल में यह लगभग 16 रियाल का पड़ा है। क्या यह दाम ठीक है? अब रिव्यू का समय है। केक का स्वाद अच्छा है, पिस्ता का स्वाद है। उन्होंने कहा था सिर्फ क्रीम है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। हाँ, सच कहूँ तो एस्प्रेसो काफ़ी अच्छा है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा एस्प्रेसो नहीं पीता, लेकिन जो परेशानी मैंने झेली उसके बाद हम काफ़ी देर तक शहर में भटक गए और बिल्कुल गलत शहर चले गए थे। समीरस अब ज़रूरी है। तो ये ख़त्म हो गया? नहीं, सब कुछ ठीक है। मैंने उनसे सच में पूछा, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। तो इस शहर में क्या है? यहाँ प्रकृति, समुद्र तट और ऐतिहासिक स्थल हैं। पहले यह स्पेनिश उपनिवेश था। तो उन्होंने मुझे कुछ जगह बताई जहाँ मुझे जाना चाहिए। आज मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखूँ और बाकी मिलते हैं। और उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे कार किराए पर लेनी चाहिए, क्योंकि जगह एक दूसरे से दूर हैं और यहाँ बहुत सी जगह हैं। यहाँ टैक्सी नहीं है, माफ़ कीजिए, यहाँ लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल जिसमें साइड में एक सीट लगी होती है, और मैं कोशिश करूँगा कि उसकी तस्वीर लूँ बाद में। यही यहाँ टैक्सी का तरीका है। यहाँ आम कार वाली टैक्सी नहीं है, नहीं किस। तो यहाँ कारों का आना मुश्किल है। ठीक है, यही वो है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। मैं भी ऐसा ही है, जैसे कि ये जो मेरे सामने है। यहाँ उनके पास टैक्सी का यही तरीका है, कुछ ऐसा ही। हाँ, ऐसा ही। यात्री यहाँ बैठता, बस ये ड्राइवर है और इनके किराए बहुत सस्ते हैं। लगभग कोई भी सफ़र 10 रियाल से ज़्यादा नहीं होता, सब 4 रियाल 3 रियाल कोई भी सफ़र। अब मैं कारें देखने लगता कि मैं पास ही हूँ। कोशिश करते हैं कि कोई कार किराए पर लें और आगे बढ़ें। करीब 1 घंटे के बाद मुझे एक कार मिल गई। यहाँ ज़्यादातर किराए की एजेंसियों के पास बसें होती हैं, तो मुझे बस की क्या ज़रूरत। मुझे एक आदमी मिला जो खुद कार का मालिक था। उसने मुझे अपनी कार किराए पर दे दी। हाँ, 2 दिन के लिए। टोयोटा की कार लगभग 200 रियाल में मिली। तो लगभग वही दाम है जैसे सऊदी अरब में होते हैं, और किराए की कंपनियों के भी लगभग यही दाम है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो ये एक सही कदम था कि मैंने कार किराए पर ली, क्योंकि जहां मुझे सबसे पहले जाना था वह उस शहर से 40 मिनट दूर था जिसमें मैं था, तो वह काफ़ी दूर था। इस जगह की सलाह मुझे वहां कैफ़े में मौजूद लोगों ने दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यही वह जगह है जहाँ मैं जा रहा हूँ। काफ़ी दूर है, सच में लगभग 1 घंटा लगेगा। और अब यह है वह रास्ता, सफ़र का रास्ता। यह उसी शहर में है, लेकिन शहर में जगहें एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं।
इंशाअल्लाह ये जगह सफ़र के लायक हो। साथ ही ये भी अच्छा है कि मैं खुद से खोजबीन कर रहा हूँ। शायद मैं किसी अजनबी जगह में भी चला जाऊँ। मुझे लगता है कि इस जगह के स्थानीय लोग ज़्यादातर किसान हैं। यहाँ के अधिकतर लोग खेती करते हैं। लोग बहुत साधारण हैं लेकिन सच में बहुत सम्मानजनक हैं और जगह भी बहुत सुरक्षित है। रास्ते में मुझे एक बगीचा मिला। रास्ते में ही ये वही रास्ता है। मैं रुक गया। लगता है ये एक सुंदर बगीचा है। देखो यहाँ थोड़ी भीड़ है। मैं उतर कर देखता हूँ कि इस बगीचे का क्या मामला है और देखते हैं। आशा है कि हम रास्ता जारी रखेंगे। सुबहान अल्लाह, मौसम पूरा 180 डिग्री बदल गया। यहाँ अब मौसम काफ़ी ठंडा है और बारिश भी हो रही है। यहाँ मेरे पास परिवार है। आह, लगता है यह जगह इसी गांव के निवासियों के लिए है। जगह का सिरा बहुत सुंदर है। यहाँ एक झील है शायद। ओह अच्छा, क्या यहाँ कोई झील है? मैं नीचे जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से। वाह, ये जगह वाकई में बेहद खूबसूरत है। हाँ है। ठीक है, ज़मीन सपाट है, बस इतना ही, बस यही है। मतलब ये समुद्र नहीं है। यहाँ कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं? बिल्कुल, मैं आगे नहीं बढ़ सका। बारिश बहुत तेज़ है। मेरे पास छाता नहीं है और मैं भीग गया हूँ। मतलब यहाँ जब बारिश आती है तो हमारे यहाँ जैसी नहीं होती, बहुत ही तेज़। तो मैं अपनी यात्रा जारी रखूँगा, लेकिन अगर उसी जगह फिर से बारिश हुई तो ये एक और बड़ी समस्या होगी। और अब मैं अपनी इस यात्रा को जारी रखता हूँ। यही तो गाड़ी से सफ़र करने का फ़ायदा है। जहाँ भी कोई जगह पसंद आए बस रुक जाओ और उस जगह को खोजो। अब उस जगह तक पहुँचने में 25 मिनट बाकी हैं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और यह स्थिति भरोसेमंद नहीं लगती, क्योंकि जिस जगह मैं जा रहा हूँ मुझे बताया गया था कि अगर वहाँ तेज़ बारिश हो, वे ना तो किसी भी विजिटर को अंदर आने देते हैं और ना ही किसी को, सब बंद कर देते हैं। सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जिन्होंने बुकिंग की है। क्योंकि वह जगह एक होटल के अंदर है तो सिर्फ मेहमानों को ही अंदर जाने दिया जाता है, विजिटर्स को मना है। और बारिश बहुत ही तेज़ हो गई है। तो अब सिर्फ एक चौथाई घंटा बाकी है। मैं देखूंगा कि स्थिति कैसी रहती है। मेरे पास अभी भी काफ़ी समय है। इसके बंद होने में अभी 6 घंटे बाकी हैं। हो सकता है जब मैं पहुंचूं तो बारिश हल्की हो जाए। यही वो सबसे ज़्यादा ख़ास जगह है जिसके लिए मैं सफ़र कर रहा हूं। करीब ही हूं, बस पहुंच गया। ये है इसका प्रवेश द्वार और ये है उस जगह की तस्वीर। मुझे नहीं लगता कि ये साफ दिख रही है, लेकिन मैं अंदर जा रहा हूँ। जैसा कि मुझे बताया गया था कि बारिश की वजह से तो वे आगंतुकों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेहतर होगा कि आप कल सुबह जल्दी आ जाएं। रिकॉर्डर की आवाज़। मुझे एक जगह मिली, द्वितीय विश्व युद्ध की एक स्मारक पट्टिका। तो उसकी जगह ऊपर है। मैं गाड़ी चला रहा था और सिर दर्द हो गया। आखिरकार मैं जगह पर पहुंच गया। टिकट बन गई। सीबिंग 20 और उनकी मुद्रा में। यहाँ स्थानीय बाजार हैं। छोटी छोटी चीज़ें, वो चीज़ें जिनकी लोगों को ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए शिक्षक के लिए छाता या कपड़े, क्योंकि हमारे पास छाता है। कितना? मुझे छोटा साइज चाहिए।
धन्यवाद। ये वो चीजें हैं जो वे यहाँ बेचते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की खरीदारी। सब लोग यही टोपी पहने हुए हैं, क्यों? मैं उनकी तरह क्यों नहीं पहन सकता? बाहर बारिश हो रही थी और मौसम थोड़ा ठंडा था। क्या मेरे छाता खरीदते ही उसी दिन बारिश बंद हो गई? बिल्कुल। स्मारक दुर्भाग्यवश एक क्रॉस निकला, लेकिन अब तो आ ही गया हूं। अगर मुझे शुरू से पता होता कि ये क्रॉस है तो मैं नहीं आता। मैं यहाँ इस आधार पर आया था कि ये द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कोई चीज है, लेकिन क्या यह सच में द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है? लेकिन ये तो क्रॉस निकला। पुराने समय के सैनिकों की कलाएं। यहाँ दिखाए गए कुछ घातक हथियार दूसरे विश्व युद्ध के समय के हैं। मुझे लगता है कि ये हथियार आजकल के हथियारों के काफी करीब हैं, बस डिजाइन में कुछ फर्क हो सकता है। यह एक है। ओह, और ये क्या है? जैसे कोई मिसाइल लग रही है। लगता है यही वो है जो सबसे पहले जापान पर फेंका गया था। वैसे मुझे हथियारों की किस्मों की जानकारी नहीं है, शायद विशेषज्ञों को पता होगा कि यह किस तरह का है। वैसे रास्ता सच में थका देने वाला है, क्योंकि यह चढ़ाई है और यहाँ गाड़ियों की अनुमति नहीं है। कोई भी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे ही मैं गया मुझे वापस भेज दिया गया। क्या मामला है? क्यों? मुझसे कहा गया कि जगह बंद है। हाँ, यही जगह है। वैसे इसकी लंबाई कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन यह बहुत विशाल है। मैं इसे यहाँ से बड़ा देख सकता हूँ, लेकिन कोहरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा। और मरम्मत, ये दूसरी चीजें हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय के सैनिक। तो आज किस्मत साथ नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं जगह बंद मिलती है। और एक बात जो परेशान करती है वो ये कि वे लोग कोई सूचना नहीं लगाते कि ये जगह बंद है। जब आप गूगल मैप्स पर खोजते हैं तो सब कुछ सामान्य दिखता है, जैसे कि यहाँ लोग आ रहे हैं और जगह खुली है। तो अफसोस, ये बंद निकली। 2 साल बाद मैं सोचता हूँ कि शायद अब दोबारा नहीं आऊँगा, लेकिन कुल मिलाकर माहौल के हिसाब से जगह अच्छी है। और अब मैं अपने ठहरने की जगह पहुंच गया हूं। अब मैं नमाज पढ़ूंगा, फिर मैं रात को बाहर जाऊंगा, देखूंगा कि इस शहर में रात को क्या है। असल में मैं यहीं ठहरा हूं। मुझे ये परिवार मिला जो कमरे किराए पर देते हैं। कमरे अच्छे, साफ सुथरे और अच्छी व्यवस्था के साथ हैं। मैंने सोचा यहीं ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ होटल सिर्फ 2 ही हैं और बाजार में एक तरह से एकाधिकार है। मतलब आज के दिन $100 नहीं, मैंने 2 दिन लगभग $30 में लिए हैं। अच्छे मतलब बेहतरीन हैं और यहाँ बैठने जैसी जगहें भी हैं। हाँ, यहाँ जैसे कोहरा सा है या नमी है। यहाँ ये मेरा कमरा है। ओके, यहाँ चूहा है। क्या? चूहा? अभी कहाँ था? जगह साफ है। पोल खुल गई। दूसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सुबह कल वाली जगह संपर्क किया, पर बारिश की वजह से उन्होंने लासकास में अंदर नहीं जाने दिया। जगह अल-सबाह है, आज भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि रात 1 बजे से लगातार तेज बारिश हो रही है। अब दोपहर 12 बजे उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है, हम तुम्हें 3-4 घंटे देंगे। तुम घूम सकते हो, लेकिन नुकसान की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी।
हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बस मुझे अंदर जाने दो, मैं खुद इंतज़ाम कर लूँगा। तो अब सच में मैं रास्ते में हूँ और हल्की बारिश हो रही है। यह है रास्ता। मेरी किस्मत चमक गई। बिना खाए सो गया। सोचा वक्त न गंवाऊं, सीधे वहीं चला जाऊं। अंदर खाने की जगह मिल ही जाएंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। करीब 50 मिनट का रास्ता है और मैं पहुंच जाऊंगा। तो हम लास्कास में मिलेंगे। हमारी यह सलाह एकदम पक्की है। अगर वहाँ कुछ भोजन मिला तो क्या मुझे उसे बाद में खाना चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं पास ही हूँ, मैं 7-Eleven पहुँच गया हूँ। कुछ भी लेना है तो ले लूँ और फिर रास्ता जारी रखूँ। चलो अब देखते हैं क्या हम सो सकते हैं, क्योंकि अभी ये सारी ज़रूरी चीज़ें हमने ले ली हैं। कोई बात नहीं है, फिक्र मत करो, पहले भी आजमाया है। ये काफ़ी अच्छा ब्रेक है। एक रेड बुल, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? एक पानी की बोतल भी एहतियात के तौर पर ले लो। हाँ, यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत और शानदार दरियाओं बिछी हुई हैं, जिन्हें देखकर मन पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है। इनकी चमक और डिज़ाइन वाकई लाजवाब है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। ये एक कालीन है उस जगह पर पहुंचने से ठीक पहले जहां मैं अभी जा रहा हूं। अब मैं अंदर आ चुका हूं और उन्होंने मुझे स्वागत के लिए एक ड्रिंक दिया और मुझे जगह का नक्शा भी दिया। जगह काफ़ी बड़ी निकली, सच में आसान नहीं है। यह है वह नक्शा। मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी खूबसूरत जगह को घूम लूं। ये पूरी जगह है। हाँ, यहाँ का प्रवेश शुल्क लगभग 200 रियाल है प्रति व्यक्ति, सिर्फ घूमने के लिए। और रहने का किराया 800 से शुरू होकर काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। ये है वह नक्शा। ये है वह जगह इंतज़ार करने के लिए। तो क्या पहुंच गए? लेकिन अभी भी हाँ इंतज़ार है, या शायद कुछ तैयार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि सबसे पहले यहाँ इस इलाके को देखो। लेकिन अभी तक उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला है। यहाँ जगह साफ दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर। लेकिन शुरू करने से पहले, हाँ यहाँ घूमने से पहले, मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस जगह का विचार क्या है, किसने इस जगह को बनाया है। आने वाले समय में मैं बहुत सी चीज़ों की तस्वीरें लूँगा, किसने इस जगह को बनाया है। ये स्पेनिश इमारतें हैं। क्या स्पेनिश लोगों ने इसे बनाया? नहीं, इसे फिलिपिनो लोगों ने बनाया है। इस जगह की सारी इमारतें, ये जगह बहुत बड़ी है, हमने इस जगह को बनाया है। एक फिलिपिनो व्यवसायी जिसका नाम जेरी जेरी है, उसका एक सपना था कि वह फिलीपीन की विरासत को संरक्षित रखे, क्योंकि सरकार और जनता की ओर से लापरवाही और ध्यान न देने की वजह थी। तो उसने क्या किया, जब स्पेनिश उपनिवेश थे फिलीपींस के अंदर कई शहरों में, तो वह इन इमारतों को हटाता था, उन्हें खोलता था। ये इमारतें ज़्यादातर लकड़ी की बनी थीं और खोलने जोड़ ढाने के लिए उपयुक्त थीं। वह इन इमारतों को खोलता और उन्हें इस जगह पर ले आता जहां मैं हूं। ये एक शानदार रिसॉर्ट है। आज के समय में यह एक होटल या होटल्स का समूह है, जैसे कि सम्मेलन कक्ष और ऐसी दूसरी चीज़ें। तो इस व्यक्ति ने इस जगह का ध्यान रखा और कुछ शानदार बनाया और एक विशाल क्षेत्र तैयार किया। जब मैं रिसॉर्ट की बात करता हूं तो ये आपके दिमाग में आने वाले सामान्य रिसॉर्ट से कहीं बड़ा है। आप इसमें कार से घूम सकते हैं। इसकी इतनी विशालता है कि पूरा घूमने में 1 घंटा लग सकता है। हाँ, जेर जिसने इस जगह को इस तरह बनाया कि उसने फिलीपींस के कुछ शहरों से ये इमारतें यहाँ इकट्ठा की। सभी इमारतें स्पेनियों की थीं। जाहिर है स्पेन ने फिलीपींस पर 300 साल से भी ज़्यादा समय तक शासन किया, इसलिए उनके पास एक बड़ा विरासत है। यहाँ पर पुरानी इमारतें, हथियार और बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसने इस चीज़ का ध्यान रखा और ये शानदार जगह बनाई। मैं आपको थोड़ी और जानकारी दूंगा। इस जगह में विवरण है।
ये वह पहली जगह है जहां मैं अंदर गया था। कल्पना कीजिए कि यह पूरी इमारत फिर से बनाई गई है, यानी इसे शुरू से नहीं बनाया गया था, इसे तोड़ दिया गया था, फिर से निर्माण किया गया। हॉल बहुत विशाल है और सजावट से भरा हुआ है। यहाँ की छत का नज़ारा वाकई बहुत शानदार और खूबसूरत है। वहाँ पर कुछ बाहर से आए मेहमान हैं और साथ ही होटल में ठहरे हुए कुछ निवासी भी वहाँ बैठे हैं। कुछ चीज़ें हैं, हम बहुत सी ईसाई धर्म से जुड़ी चीज़ें देखते हैं। औपनिवेशिक काल का उद्देश्य पहले ईसाई धर्म का प्रचार करना था, क्योंकि आज फिलीपींस में यह पूरी तरह से नहीं फैला है। यहाँ फिलीपींस में ईसाई धर्म 80% के करीब है। माफ़ कीजिए, यहाँ हम इस पुरानी इमारत को देख सकते हैं। यहाँ पर शेख अब्दुल्ला इस इमारत में इन खास पलों को दस्तावेज कर रहे हैं। यहाँ मौसम गर्म है और ये बच्ची हमें व्यस्त कर रही थी, लेकिन छोड़ो, मुझे नहीं पता। लेकिन असलियत में ये इमारत ऐसी है कि आपको महसूस होता है कि ये एक पुरानी इमारत है, बहुत महंगी, अमीरों के लिए कुछ इस तरह की, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत की गई है। जहाँ भी आप चलते हैं आपको इसी तरह की डिटेल्स मिलती हैं। ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं। ये वही जेरी है जिसके बारे में मैंने बात की थी, वह व्यवसायी जिसका सपना था कि वह फिलीपींस की विरासत और इतिहास को संरक्षित रखे। यही वह व्यक्ति है जिसने खुद इस जगह का निर्माण किया है। यहाँ वास्तुकला से जुड़ी विभिन्न और अद्भुत चीजें हैं, बिल्कुल वही चीजें जो हम छत के ऊपर के सजावटी तत्वों में अक्सर देखते आ रहे हैं। यहाँ से समुद्र काफी पास है और हवाई अड्डा नजदीक है, इसलिए हम लहरों को तेजी से देखते हैं। इस इलाके का माहौल भी लगभग ऐसा ही है। तो चलिए यहाँ थोड़ा घूमकर देखते हैं यहाँ क्या है और क्या नहीं है। अगर मैं सच कहूँ तो ये जगह वाकई देखने लायक है, लेकिन हाँ, मेरा समय अभी थोड़ा ख़राब है क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है। और यह इलाका काफ़ी अच्छा है, जो भी यहाँ रहता है वह अपना माहौल बदल सकता है। मानसिक सुकून के लिए यह बहुत ही बढ़िया जगह है। ये जगह फ़ोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही शानदार है, लेकिन अगर सिर्फ घूमने के नज़रिए से सोचें तो शायद उतनी नहीं, पर रहने के लिए हाँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ स्थायी रूप से रहता है और फिर इन पुरानी गलियों में घूमने निकलता है, तो वह 2 से 3 घंटे यहाँ बड्डे ही आराम से और इत्मीनान से टहलते हुए बिता सकता है। यहाँ नावों में भी घूम सकते हैं। यहाँ पर वास्तव में बहुत सारी अद्भुत संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर दर्शक मुझसे अक्सर यही कहते हैं कि वे विशेष रूप से इसी शांत इलाके को घूमने के लिए चुनते हैं। अरे देखो, बात करते करते मैं गलती से कीचड़ में चला गया और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आओ, अब मैं सावधानी से उसके पीछे वापस जाता हूँ। शुक्र है कि मेरे पैर गहरे पानी में नहीं डूबे। सच कहूँ तो ये पुरानी इमारत, मुझे ठीक से नहीं पता कि यह बहुत शानदार है या नहीं। शायद ये कैमरे के लेंस में अच्छी लगे या शायद ना लगे। चलिए, अब हम सब मिलकर इसके अंदर चलते हैं और करीब से देखते हैं कि यह इमारत असल में किस तरह की दिखाई देती है, ठीक है ना? ओह, यहाँ एक बेडरूम है। हाँ ठीक है, ये कमरा असल में कोई भी किराए पर ले सकता है। मैंने कमरों के दाम पूछे, वे अलग अलग हैं। कुछ कमरे हैं जिनके बारे में बात हुई थी सऊदी रियाल में, कुछ 800 रियाल के हैं, कुछ 700 के हैं। आप पूरा स्वीट भी ले सकते हैं, जो बड़ा होता है उसकी कीमत 1000 या उससे ज़्यादा हो सकती है। ये दूसरा कमरा है। यहाँ एक अलग बाथरूम भी उपलब्ध है। सच कहूँ तो बाथरूम मेरी उस कमरे से भी बड़ा है जिसमें मैं सोता हूँ। अमीरों की ज़िंदगी अलग ही होती है। यहाँ पुराने और नए दोनों तरह के अमीर लोग हैं, मतलब नए अमीर लोग पुराने अमीरों के कमरे किराए पर लेते हैं। ये वही गलियारे हैं जिनके बारे में मैंने बात की थी, बिल्कुल इटली के वेनिस जैसे।
सच में ये जगह वाकई बहुत ही कमाल की है। यहाँ किराए पर रहना, सच कहूँ तो 3 दिन का बजट बहुत ही ज़्यादा है। 3 दिन का खर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, ये जगह वाकई में पूरी तरह से इसके लायक है। ये सचमुच बहुत ही कमाल है। अब मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा और फिर वापस शूटिंग पे लौटूंगा। अब यहाँ काफ़ी तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है। अब मैं कार लेने जा रहा हूँ। अच्छा है यहाँ ये सुविधा है, क्योंकि कम चलने वालों के लिए यहाँ चलना मुश्किल है। वे आपको ये कार देते हैं, मेरा मतलब ड्राइवर के साथ। यानी यह भी एक इमारत है जिसमें किराए पर उपलब्ध रहने के लिए कई कमरे हैं और इसमें बड़े स्वीट्स भी मौजूद हैं। लेकिन अब मैं एक नई जगह पर जा रहा हूँ, उसी खास कार में जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। इसे जिपनी कहते हैं, जो फिलीपींस की आम सड़कों पर और हर जगह इस्तेमाल की जाती है। आप यहाँ जहाँ कहीं भी जाइए, आपको ये कार आसानी से मिल जाएगी। यही वह कार है जो आज हमें हमारी मंजिल तक ले जा रही है। इसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं, 20 से 25 लोग तक। कार पूरी तरह भर चुकी है। अब जगह नहीं है तो हमें इंतज़ार करना होगा। अलविदा। मैं तब तक इस जगह जाऊंगा जब तक वे मुझे वापस नहीं बुलाते। यही वाली है वो कार। अलविदा दोस्तों। मैं झील के पास चला जाऊंगा, या फिर मैं खुद ही चला जाऊं। कार का इंतज़ार क्यों करूं भाई? उसे आने में 15-20 मिनट लगेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, आप पैदल घूम सकते हैं। तो मैं यूं ही इधर उधर घूमने लगा, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से देख और खोज न लूं। ज़रूरी नहीं है कि मैं कार के साथ ही जाऊं। कार तो उस ग्रुप के साथ ही बंधी रहती है। जब वे चलें तभी उनके साथ जाना पड़ता है, और पूरी यात्रा इसी तरह चलती रहती है। सच में ये जगह बहुत खूबसूरत है। सोचो अगर यहाँ किराए पर रहो, सुबह उठो और इस माहौल में टहलने निकलो। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वेनिस में हो, लेकिन असल में तुम वेनिस में नहीं हो। समुद्र तुम्हारे बहुत पास है। मुझे नहीं पता कोई समुद्र में तैर सकता है या नहीं, लेकिन अभी की स्थिति में यहाँ बाढ़ जैसा है, कोई भी इसमें तैर नहीं सकता। लहरें बहुत ऊंची हैं और तेज हवा चल रही है। यहाँ कहीं संगीत बज रहा है, चलो देखते हैं वहाँ क्या है। मैं इस संगीत को पहचानता हूँ, ये अमीरों का संगीत है। ये खूबसूरत संगीत मैं अक्सर और हमेशा पुरानी क्लासिक फिल्मों में सुना करता हूँ। अब यह जो इमारत मेरे सामने है, यही वह होटल है जिसके बारे में मैंने बताया था। सामने यही वह होटल है। यहाँ पर कुछ सुंदर मूर्तियाँ या प्रतिमाएं हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता इन्हें सही में क्या कहते हैं, लेकिन ये कुछ मूर्तियाँ हैं। खैर यही है, यही वह पुराना पुल है। बिल्कुल ये झील है, नावें इसी पर चलती हैं। लेकिन अभी तक मैंने कोई नाव नहीं देखी है। मैं थोड़ी देर नावों को आजमाऊंगा, अगर मौसम ने इजाज़त दी। लेकिन ये झील नावों के लिए ही बनाई गई है, सिर्फ सजावट के लिए नहीं। वास्तव में ये नावों के लिए है। ये वही है जिसके बारे में बताया था। यहाँ एक जीप जैसी गाड़ी है जिसे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये गाड़ियाँ एक जैसी नहीं होती, सबका डिज़ाइन अलग है। देखिए यहाँ एक क्लासिक गाड़ी है जिस पर रोल्स रॉयस का लोगो लगा है, और हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या यह वाकई में पर्यटकों के लिए है। पर्यटक यहाँ बैठते हैं और उन्हें इस इलाके में घुमाया जाता है। लेकिन यह अब तक की सबसे शानदार जीप है जो मैंने देखी है। इसका रंग भी ठीक है। ओ, यहाँ हमारे पास एक और किस्म है।
मुझे फव्वारे बहुत पसंद हैं। फव्वारों के साथ मेरा एक अलग ही लगाव है। मुझे वे फव्वारे पसंद हैं जो पुराने सीरियाई घरों की तरह होते हैं, जैसे बाब अल-हारा में दिखाए जाते थे। यही वे फव्वारे हैं जो मुझे पसंद हैं। तो आम तौर पर अगर मैं कोई भी फव्वारा देखता हूँ तो मुझे उसके पास जाना ही होता है, खासकर वे क्लासिक फव्वारे जो ऐसे ही होते हैं। मुझे ऐसे ही फव्वारे पसंद हैं, न कि वे नए डांसिंग फव्वारे, बल्कि इन्हीं पुराने डिज़ाइनों वाले। तो यहाँ ये जगह ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ दुकानें भी हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ भी फव्वारे हैं। चूँकि मुझे फव्वारे पसंद हैं तो क्यों ना हम अपने रास्ते में फव्वारे भी देख लें। या यहाँ एक फव्वारा है, 2 हैं, 3 हैं। देखो जगह कितनी बड़ी है। क्या यह जगह सुंदर, शानदार और अच्छी नहीं है? ये वाक़ई एक ऐसी जगह है जहाँ आकर रहना चाहिए। हालाँकि अभी भी कुछ जगहें बाकी हैं। हाँ, उन्होंने अब तक कुछ जगहों का नवीनीकरण और विकास किया है। देखो यहाँ ये जगह है। मैं कहता हूँ यहाँ का मौसम हर 2 मिनट में बदल जाता है। अब मौसम गर्म और नम हो गया है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। बस यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर बहुत ही सुंदर और प्राचीन मूर्तियाँ हैं। अब हम उस नाव को आजमाएंगे जो इस शहर में सवारी के लिए चलती है। अब तेज बारिश हो रही है। खुदा करे हम पलट न जाएं और परेशानी में न पड़ें। अब हमारी नाव की सवारी शुरू हो गई है। नाव बहुत सारे लोगों को ले जा सकती है, लेकिन अच्छी है। पानी का रंग भूरा है, बहुत गाढ़ा है, लेकिन इसमें कोई गंदगी नहीं है। यहाँ की हवा बहुत साफ है। वैसे बारिश मेरे चेहरे पर पड़ रही है और स्थिति गंभीर है। मुझे कोई और जगह देखनी होगी, कोई हल ढूंढना होगा। बारिश सीधे चेहरे पर आ रही है। मैं सच में इस समय बाहर आ गया हूँ, इस भारी बारिश में बाहर निकल आया हूँ। मेरे साथ मेरा साथी भी है। सच कहूँ तो यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है, इस मौसम में वीडियो बनाना। हम इस जगह पर पहुँच गए हैं। यहाँ एक पुल है। अरे देखो भाई, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये कोई साधारण बैंड है? सच तो ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ सही पद और सही मौके ही होते हैं। और हमने नाव को इसी जगह पर रोक दिया। वैसे लोग कह रहे हैं कि आज की बारिश आम नहीं है, तूफान है। यहाँ तक कि समुद्र भी सामान्य से बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है। लेकिन यहाँ मुख्य विचार काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। कैसे नावें इमारतों के बीच चलती हैं। यहाँ देखो कैसे। जो भी फिलीपींस आए, सच में ज़रूरी है कि वह इस जगह को देखे। बस मौसम का ध्यान रखे अगर बारिश हो रही हो। ये ठीक नहीं है। देखो नज़ारा कैसा है। यहाँ आकर तैरना, मैं तो नहीं तैरूंगा। चाहे समुद्र कितना भी सुंदर हो, सामने नावें हैं, इमारतें हैं। मुझे लगता है इन इमारतों में से किसी एक में लोग आसानी से किराए पर रह सकते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कौन सी इमारत है। और यहाँ एक चीज़ है जो इस नज़ारे को और भी ख़ास बना देती है। और अब हम एक नई जगह पर जा रहे हैं। कहाँ? सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी अभी कुछ खास करना भी नहीं है। बस आप मेरे साथ इस सफ़र में मज़े करो बस। सच तो ये है कि मेरे ये सारे कपड़े अब पूरी तरह से भीग गए हैं और मैं यहाँ सबसे आगे बैठा हूँ ताकि आराम से आप सबके लिए ये वीडियो बना सकूँ, ठीक है? ये खूबसूरत जगह बिल्कुल जादुई है और यहाँ रहने वाला ये व्यक्ति बातें करना काफ़ी पसंद करता है। हम सब मिलकर काफ़ी लंबे समय के कठिन संघर्ष और निरंतर अटूट प्रयासों के बाद आखिरकार
आज अपनी उस बहुप्रतीक्षित मंजिल के इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुकाम पर सफलतापूर्वक पहुंच गए हैं। ये वही विशेष स्थान है जिसका हमने वर्षों से सपना देखा था और अब हम यहाँ गर्व के साथ साक्षात पहुंच चुके हैं। देखो, यहाँ हमारे पास एक झरना है इस पुरानी इमारत में। ये है हमारी प्यारी नाव जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। मैं बाहर जा रहा हूँ, वो हमें बुला रहा है और कह रहा है कि यहाँ कुछ गतिविधियाँ हैं, पता नहीं क्या है। वहाँ एक गाइड है, उसके साथ चलना ज़रूरी नहीं है, पर जो जानकारी लेना चाहता है वो गाइड के साथ चल सकता है। वो कह रहा है कि आपको जूते उतारने होंगे, अंदर जूते ले जाना मना है। वैसे भी ज़मीन गीली है तो फ़र्क ही क्या पड़ता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि वीडियो साफ आ रहा है या नहीं। वो मुझे बता रहा है कि पहले यहाँ एक रानी इस घर में रहती थी। तो हम देखते हैं कि रानी का घर कैसा था। पहली बार मुझे पता चला कि फिलीपींस में कभी राजशाही थी। सच कहूँ तो ये मेरे लिए नई बात है। चलिए देखते हैं कि फिलीपींस में राजाओं के घर कैसे होते थे। यहाँ एक कमरा है, दराम नाम का। मुझे नहीं पता ये क्या है। मैं इस कमरे में थोड़ा खो गया था, लेकिन मैंने इसका नाम सुना। मैं जितना हो सके उतना वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ हम कब देख सकते हैं? इन चीज़ों पर कुछ नाम लिखे हुए हैं जो शायद अंग्रेज़ी भाषा में नहीं है। यहाँ पर कई सारे आईने हैं और ये सभी पुराने आईने अक्सर ऐसे ही थोड़े अजीब और अनोखे दिखते हैं, लेकिन ये सब ठीक ही लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ रानी कॉफ़ी पिया करती थी। उसके पास कप थे। यही है। वैसे उनके अनुसार वह मिस यूनिवर्स जैसी रानी थी। मतलब वह कोई साधारण रानी नहीं थी, बल्कि बहुत सुंदर थी। यहाँ कुछ ईसाई धर्म से जुड़ी चीज़ है। यहाँ हम मरियम मैरी को देख सकते हैं। ये वही पुराना घर है जिसमें रानी रहती थी। रानी के बाद यहाँ एक और मशहूर शख्सियत आई जिन्होंने इसी घर में काफी समय तक निवास किया। कहते हैं कि ये व्यक्ति इस शहर में किसी ऊंचे सैन्य पद पर था। ये वही है। ये उसकी पत्नी है और यह उसकी माँ है। क्या यह महिला सैन्य अधिकारी की माँ है या ये उसकी पत्नी है? वैसे तस्वीर बहुत पुरानी नहीं लगती क्योंकि इसमें रंग हैं। यही इस घर की सबसे खास चीजें थीं। अब हम रानी के घर से बाहर आ गए हैं और ये जो नज़ारा घर से दिखता है वह वाकई बहुत ही शानदार है। मतलब ये घर बहुत ही आलीशान है। इसके नीचे एक प्राकृतिक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। ये रानी का घर है। आप क्या सोचते हैं? मैं थोड़ा अजीब सवाल पूछ रहा हूँ। रानी का घर निश्चित ही कैसा होगा? शानदार। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है। मुझे यहाँ सब कुछ प्रकृति और समुद्र का एहसास होता है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह जगह है, यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं और यहाँ सब कुछ है। लोग यहाँ तैराकी भी कर रहे हैं। तो ये जगह वाकई कमाल की है। अब मैं सीधे रानी के घर की ओर बढ़ रहा हूँ जिसकी तस्वीर मैंने अभी कुछ ही देर पहले दिखाई थी। यहाँ जितनी भी तमाम सुविधाएं हैं ये सब रानी के घर से ही पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। यही वही जगह है। यहाँ ये मेज़ है, बिल्कुल वैसी ही जैसे जेमी लैनिस्टर की मेज़ जिस पर वह मीटिंग्स करता था। ऐसे ही घूमते घूमते मुझे एक इमारत मिली। सच में यह बहुत ही शानदार है। यहाँ एकदम मीटिंग हॉल जैसा माहौल है और यहाँ हॉल में एक वॉश बेसिन भी है।
यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी ही हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, सरकार कभी-कभी इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए करती है, लेकिन निश्चित रूप से सम्मेलन के लिए एक अलग इमारत है। बिल्कुल, यहाँ कोई भी अंदर नहीं जा सकता। सच में देखा जाए तो ये लकड़ी काफ़ी भारी है, जिससे साफ पता चलता है कि ये काफ़ी अच्छी किस्म की लकड़ी है। यहाँ अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई कमरा हो। मैंने लगभग सभी जगहें कवर कर ली हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी इमारत बची है, जिसे मैंने अभी तक कवर नहीं किया है। और मुझे नहीं पता वहाँ क्या है, मैं जाकर देखूंगा और उसे बंद कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विस्तार से देखते हैं कि ये क्या है। ये है बीच वाला घर, इसके नीचे शायद और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्या मुझे इसे यहाँ पर देखने की अनुमति मिल सकती है? ओह जी हाँ, आप इसे देख सकते हैं। नमस्ते, हम अभी इसी इलाके में मौजूद हैं। आप अपनी चाबियाँ हमसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम अब यहाँ से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कृपया समय पर अपनी चाबियाँ ले लें, ताकि हमारे जाने के बाद आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि हम बस कुछ ही देर में यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। हाँ ठीक है, वहाँ कुछ है, शायद मुझे नहीं पता, कोई नाटक या चोरी जैसा कुछ। चलिए देखते हैं। वो नाटक जिसमें मैं थोड़ी देर पहले गया था, उसमें एक पुरानी किताब की कहानियाँ निभाई जा रही थीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वह किस देश से संबंधित है। और जाहिर है वे काल्पनिक कहानियाँ थीं, क्या वे असली नहीं हैं? मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ कोई अभिनेत्री है जो ये कहानियाँ निभाती है? क्या लोग ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं? मतलब नाटकों के बारे में बात करूँ तो ये वही पुरानी इमारत है जिसमें मैं कभी नहीं गया हूँ। और यहाँ मेरे सामने दो और भी इमारतें मौजूद हैं, लेकिन शायद इन्हें कोई नहीं देखता। सच तो ये है, हवा मुझे उड़ाने वाली थी। तो चलिए यहाँ देखते हैं। लगता है ये इमारत एक चर्च है, पर मुझे पक्का नहीं पता। ये वही इमारत है जिसमें मैं नहीं गया हूँ। जैसा मैंने सोचा था, ये चर्च ही निकला। और इसमें अभी मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी वे लोगों को इस पुराने चर्च में जाने की अनुमति देते हैं। बिल्कुल, मैं इन पुरानी इमारतों को इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे प्राचीन वास्तुकला का गहरा शौक है, न कि इसलिए कि यह एक चर्च है। मुझे विशेष रूप से इसकी पुरानी डिज़ाइन बहुत पसंद है। वे उस समय लकड़ी को इतनी बारीकी से कैसे तराशते थे। ये सारे दरवाजे बहुत ही पुराने हैं, इनमें कोई भी नया काम नहीं किया गया है। उन्होंने बस इन पुराने दरवाज़ों की फिर से मरम्मत की है, जैसे कि उन पर थोड़ा रंग रोगन कर दिया हो या फिर पॉलिश चमका दी हो, बस इतना ही। यहाँ की गई यह नक्काशी वास्तव में बहुत पुरानी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे यहाँ से निकलने का समय हो गया है। बारिश में मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने साथ कुछ अतिरिक्त कपड़े पहले से ही रख लिए थे। हाँ, मुझे इस बारे में अच्छे से पता है। फिलीपींस के मौसम में ज़रूरी है कि अगर कोई बारिश में बाहर निकले और देर हो जाए, तो वह अपने साथ अतिरिक्त कपड़े ज़रूर रखे। अब मैं उस खूबसूरत जगह से बाहर आ गया हूँ, कुदरत के बीच अच्छी तरह नहाने के बाद। सच कहूँ तो मेरे लिए यह जगह बहुत अच्छी है, वाकई में इसके लायक है। यहाँ आना चाहिए। और यह जगह वाकई में 2 दिन रहने के लिए भी उपयुक्त है। 3 दिन भी। यह उन लोगों के लिए है जो शांति और सुकून ढूंढते हैं। एक क्लासिक और शानदार जगह। यहाँ 2 या 3 दिन रुकने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।